आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की तमाम अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में फौज को मिली बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान से आए 3 मिलिटेंट्स को किया ढेर, एक खातून भी हुई हलाक। 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया विकास सचदेवा। रियासत की मशहूर अदाकारा जायरा वसीम के साथ फ्लाइट में की थी छेड़खानी, पुलिस ने पेश किया आज कोर्ट। जम्मू कश्मीर में कहीं बर्फबारी तो कहीं हुई बारिश। स्नोफॉल की वजह से मुगल रोड बंद। श्रीनगर लेह हाईवे 10 दिसंबर से 3 महीने के लिए बंद। जनूबी कश्मीर के शोपियां में मिलिटेंट हमला। J&K बैंक की कैश वैन पर किया हमला, 2 सिक्योरिटी गार्ड हलाक। और आम माफी के ऐलान पर अमलावरी शुरू। अवंतीपोरा पुलिस ने 115 नौजवानों पर हटाए संगबारी के मामलात। हटाए गए नौजवानों की जारी रहेगी काउंसलिंग। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। हंदवाड़ा के यूनुसा में हिफाजती दस्तों ने मुश्तरका ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया है। सारे मिलिटेंट्स पाकिस्तानी थे और दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। क्रॉस फायरिंग के दौरान एक खातून भी हलाक हो गई। सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट्स के दरमियान तसादुम सोपोर कुपवाड़ा शाहराह पर वाक़े यूनिसा गांव में हुआ। मोतबर जराये से मिली इत्तला के बाद 22 RR, CRPF और SOG की टीम ने रात 12:30 बजे के करीब यूनिसा गांव की घेराबंदी कर ली। घेराबंदी तोड़ने के लिए मिलिटेंट्स की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में हिफाजती दस्तों ने भी फायरिंग की। 1 घंटे तक चले एनकाउंटर में हिफाजती दस्तों ने 3 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया। एनकाउंटर की जद में आकर एक खातून भी हलाक हो गई। खातून उसी घर में थी जिसमें मिलिटेंट्स छिपे हुए थे। पुलिस के मुताबिक घर में 6-7 अफराद थे जिन्हें सही सलामत निकाल लिया गया। सुबह तक इलाके में तलाशी मुहिम जारी रही। जाए वकू में बड़ी मिकदार में असलहे और गोला बारूद बरामद किया गया है। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर सोपोर और हंदवाड़ा में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। मुहिम की कामयाबी से वाज़ेह हो गया है कि वादी में सरगर्म पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्स का शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 10 दिनों के अंदर हाईवे पर लश्कर मिलिटेंट के साथ ये दूसरी मुठभेड़ थी। गुज़िश्ता हफ्ते काजीगुंड में भी सिक्योरिटी फोर्स ने 3 मिलिटेंट्स को हलाक किया था, जबकि एक को जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। और नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे राजन वैद से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि वादी से जल्द ही मिलिटेंसी का खात्मा हो जाएगा। एक दफा फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक कामयाबी मिली है। हंदवाड़ा में 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी सीएम हमारे साथ। सर, चाहे मौसम ठंडा हो लेकिन जो हमारे जवानों में गर्माहट है और जज्बा है वो उसी तरह कायम है। क्या देखिए, ये प्रॉक्सी वार है और जो जंग होती है वो जंग उसके लिए मौसम नहीं देखा जाता। अगर ग्लेशियर के ऊपर -40-50 डिग्री में भी जवान जो है तैनात हैं तो वो इस प्रकार का काम उनकी वो कर रहे हैं, बहादुरी से कर रहे हैं और कामयाबी उनको मिल रही है। अब तक सर कितने मिलिटेंट मारे गए हैं? 200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। आपको लगता है कि अब जो कमर है वो टूट चुकी है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की, और इस वक्त जो हुर्रियत है उसको भी बातचीत का ही जो रास्ता अपनाने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से एंटी टेररिज्म जो एक अभियान चल रहा है, काफ़ी कामयाबी मिली है और 200 से ज़्यादा टेररिस्ट जो एलिमिनेट हुए हैं। ठीक बात यह है कि लोग वापस आ रहे हैं। नौजवान जो है, नौजवान को ये अपील कर रहा है कि वापस आ जाओ, मेन स्ट्रीम में आओ, और एक नया माहौल बना है। और NIA के जिस प्रकार से रेड पड़े, जिस तरीके से हवाला पैसे के ऊपर पाकिस्तान की जो गतिविधियाँ हैं, उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उसके ऊपर जिस प्रकार से एक जो है शिकंजा कसा है, उसके लाभ हो रहा है। और जो पीस कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू कश्मीर में,
जो लोग अमन चाहते हैं वो उनकी आवाज़ जो है उभर के आ रही है। आने वाले वक्त में इसके और अच्छे परिणाम। सर, जिस तरह से अब्दुल गनी भट्ट जो है ऐसा खबरें हैं कि उन्होंने दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात की, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ता मिल चुका है, अब मंजिल बाकी है? देखिए, अभी शुरुआत है, आने वाले वक्त में और अच्छा होगा। तो ये डिप्टी सीएम जिनका कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार कामयाबी मिली है और ये हमेशा जो है जम्मू कश्मीर में जो बातचीत का है जो रास्ता है वो खुला है और सबको बातचीत के रास्ते के जरिए से ही अपने मसाइल हल करने होंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और उधर जनूबी कश्मीर के शोपियां में मिलिटेंटों ने J&K बैंक के कैश वैन पर हमला कर 2 सिक्योरिटी गार्ड को हलाक कर दिया। हमला बाजू कराल चक इलाके में हुआ। महलूक सिक्योरिटी गार्ड की शिनाख्त तारिक अहमद और मुश्ताक अहमद के तौर पर हुई है। मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल से। कैश वैन पर 2 मिलिटेंटों ने हमला किया आज, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गए। तारिक अहमद और मुश्ताक अहमद इसमें महलूक हुए। J&K बैंक की कैश वैन पर हमला करके 2 सिक्योरिटी गार्ड को हलाक कर दिया मिलिटेंटों। यह हमला जनूबी कश्मीर के शोपियां में हुआ। जी हाँ, जनूबी कश्मीर के शोपियां में मिलिटेंटों ने J&K बैंक की कैश वैन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गए। हमला बाजू कराल चक इलाके में हुआ। महलूक सिक्योरिटी गार्ड की शिनाख्त तारिक अहमद और मुश्ताक अहमद के तौर पर हुई। और वजीर आला के ऐलान को अमली जामा पहनाते हुए अवंतीपोरा पुलिस ने संगबारी में मुलविस नौजवानों की रिहाई की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत पुलिस ने तराल, अवंतीपोरा और पामपोर के 115 नौजवानों पर से दर्ज मामला उठा लिए हैं। इनमें से अक्सरियत ऐसे नौजवानों की थी जिनके खिलाफ पहली दफा कोई मामला दर्ज किया गया था। ये मामला अवंतीपोरा की हुदूद में आने वाले मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। इन नौजवानों की काउंसलिंग की भी जाएगी ताकि मुस्तकबिल में वो इस तरह की कार्रवाई में आगे से मुलविस न हो। इसके लिए बाकायदा इन नौजवानों की काउंसलिंग की जाएगी। किसी ने गलत शिकायत पुलिस में क्यों गलत लगा? और सर्दी में शिद्दत के साथ ही बीमारियों का भी अंदेशा बढ़ जाता है। स्वाइन फ्लू के जरासीम इन्हीं मौसम में ज्यादा मुतासिर करते हैं। वादी में इस मर्ज से अब तक 10 से ज्यादा अफराद फौत हो चुके हैं। स्वाइन फ्लू से कैसे बचा जाए, हॉस्पिटल इससे निपटने से किस हद तक तैयार हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने बात की शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर A.G. अहंगर से। वादी में स्वाइन फ्लू H1N1 की बीमारियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा तशवीश है और हमने देखा कि अडल्ट से पहले जो बच्चे हैं मुख्तलिफ क्लिनिकों का रुख करते नजर आए। 1500 से 1800 तक के इंजेक्शन लगवाने में अभी काफ़ी दौड़ धूप है। हम मौजूद हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के नाजिम डॉक्टर अहंगर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, इतनी देर तक आप ऑफिस में रहे, उसके बाद जी मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, लेट्स बिगिन विद H1N1 जी। और ये जो आज कहीं हम परेशानी में तो नहीं है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान, खासकर अडल्ट में भी अभी बहुत ज़्यादा तशवीश है। देखिए तजम्मुल साहब, ये जो H1N1 एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से एक रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है जो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करती है। ये बहुत एक आम किस्म का इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस है जो दुनिया के हर एक कोने में जहाँ जहाँ पे सर्दी का इलाका है वहाँ पे ये है। और ख़ासकर जो सितंबर से लेके इसके मार्च तक होने के ज़्यादा आसार होते हैं। रीज़न ये है कि इन इलाकों में सर्दी होती है और ये जो वायरस है इस लोअर टेम्परेचर पे ज़्यादा थ्राइव करता है और रेप्लिकेट बहुत फास्ट करता है। यही वजह है कि हमारी स्टेट में और ख़ासकर पर्टिकुलरली वादी में ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है H1N1 के हवाले से, यूँ तो बहुत सारे टाइप के वायरस हो जाते हैं, बट देन ये पर्टिकुलर वायरस जो है इसका इफ़ेक्ट आजकल ज़्यादा दिखने में है। डॉक्टर साहब, क्या हम इस बीमारी को होस्ट करने के लिए तैयार थे? हमारे पास वैक्सीन किट क्या बराबर थे? क्योंकि डेथ्स भी हुई और एडमिट भी बहुत ज़्यादा लोग। देखिए तजम्मुल साहब, ये जो एक इन्फेक्शन मैंने बता दिया, इन्फेक्टिव डिजीज़ है, इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, और मैंने टाइम पीरियड भी बता दिया किस साल के किस हिस्से में हो जाता है। हम बिल्कुल प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए। हमारे पास 2 लैब्स हैं जो CDC के नाम पे काम करती हैं। एक माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, एक पल्मोनरी मेडिसिन में हमारे पास ये 2 लैब्स हैं जहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। 2 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। एक तो इसको कहते हैं रैपिड टेस्ट, दूसरे को PCR बेस्ड एक वो टेस्ट है जिसमें हमें ये पॉजिटिविटी का पता चल जाता है H1N1 पॉजिटिव है कि नहीं है।
हमने आज तक इन दोनों लैब्स में जो भी मरीज़ हमारे पास आए हैं उनमें से जिनको हमने टेस्ट किए हुए हैं, अभी तक हमने 80 पेशेंट्स को एडमिट किया था जी। 80 पेशेंट्स में से हमने 54 को डिस्चार्ज किया, घर भेज दिया बिल्कुल ठीक होके। 11 पेशेंट्स की डेथ हुई है और एज ऑन डेट हमारे पास 10 पेशेंट्स इस वक्त ज़ेर इलाज है। तो क्या ये शहर श्रीनगर से हैं या मुज़फ़्फ़राबाद रामपुर से? नहीं, ये सिर्फ शहर श्रीनगर के साथ ही महदूद नहीं है, वादी के हर एक इलाके से आते रहते हैं ये लोग। तो डॉक्टर साहब, ये जो डेथ रेट है, अगर देखें कि एडमिट कितने हुए, डेथ्स कितनी हुई, तो क्या माना जाए कि इसका इलाज सही मानों में नहीं हो पाया या इतना इन्फेक्टेड होता है कि इसमें रिकवरी के चांसेस कम होते हैं? बिल्कुल गलत बात है जो आप कह रहे हैं, ऐसा तासुर देने की ज़रूरत नहीं है। एक इन्फेक्टिव पैथोलॉजी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, इसका इलाज भी है। जैसे हमने कहा कि पहले डायग्नोसिस करते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इलाज बिल्कुल हो रहा है। आप ये नहीं भूलिएगा कि ये जो इन्फेक्शन होते हैं, अगर एक सेहतमंद इंसान को हो सकता है, ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है या इन्फेक्टेड हैंड्स के थ्रू, या जैसे भी अगर हम एहतियात नहीं लेंगे तो बेसिकली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो इसके हवाले से जो ये इन्फेक्शन हो जाता है, इसके अगर हम एहतियात कर लेंगे तो इंसान बच सकता है। परहेज जैसे किसी कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पर अगर किसी रोबस्ट इंसान को, हेल्दी इंसान को ऐसा हो सकता है, ही कैन फाइट इट आउट। हमारे में एक नेचुरल रेजिस्टेंस है, एक इम्यूनिटी सिस्टम है जो इस डिजीज़ को फाइट कर सकता है। वो पेशेंट जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, चाहे किसी को कैंसर की तकलीफ है, किसी को डायबिटीज़ की तकलीफ है, कोई बहुत छोटा बच्चा है, कोई बहुत बुजुर्ग आदमी है, और कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ये कुछ इम्यून कंप्रोमाइज स्टेट्स होती हैं, या कोई रीनल ट्रांसप्लांट या कोई लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट है जो इम्यूनोसप्रेशन ट्रीटमेंट पे होता है। तो जिन लोगों का इम्यून प्रोफाइल लोअर लेवल पे होता है, उनको ये इन्फेक्शन ज़्यादा अटैक करता है। उन्हीं को एहतियाती तदाबीर ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उन्हीं को आइसोलेट करने की ज़रूरत है। उन अशख़ास को हमें सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, उनको मज़ीद जो हम एंटी फ्लू जो ट्रीटमेंट हमारे पास है, टाइमी-फ्लू करके नाम से टैबलेट्स आती हैं, एंटीवायरल टैबलेट्स, हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो जो लोग इम्यून कंप्रोमाइज्ड होते हैं उन्हीं की डेथ होती है। जो अदरवाइज फिजिकली फिट होते हैं उनकी डेथ यूजुअली नहीं, वो फाइट कर सकते हैं। बस एहतियात की ज़रूरत है, टाइमी-फ्लू की ज़रूरत है, उनको आइसोलेट करने की ज़रूरत है और वार्म एटमॉस्फेयर में रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज कोई पैनिक की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहंगर साहब। थैंक यू। नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आज हमने बात की कि H1N1 और स्वाइन फ्लू के हवाले से कि लोग जिस तशवीश में हैं, लोगों को क्या कुछ करने की जरूरत, डॉक्टर्स एडवाइस भी आपने देखी। लेकिन ऐसा है कि जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, सर्द हवाएं चल रही है और इस मौसम में इसका इन्फेक्शन जो है काफ़ी इफेक्टिव है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, सोरा, श्रीनगर। और गुज़िश्ता दिनों दंगल गर्ल ज़ायरा वसीम के साथ फ्लाइट में छेड़छाड़ करने वाले विकास सचदेवा को अदालत ने 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आज मुंबई पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया था। मामला सामने आने के बाद ही मुंबई पुलिस हरकत में आ गई थी। ज़ायरा का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने अंधेरी ईस्ट के रहने वाले विकास सचदेवा को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आईपीसी की दफा 354 के साथ साथ पॉस्को एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया था, क्योंकि एक्ट्रेस नाबालिग है। और जम्मू कश्मीर की बेटी ज़ायरा वसीम के साथ हुए शर्मनाक वाकये पर रियासत में गम और गुस्से की लहर है। लोग मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। सियासी जमातों ने भी इस शर्मनाक हरकत की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। अगर किसी भी बच्ची के साथ ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़ा हुआ है, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई कंडेम विद स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स एट माई कमांड, आई कंडेम सच एक्ट्स। बच्चियों की इज्जत हमारी दीनी, हमारी इखलाकी, हमारी समाजी, हमारी मुल्की और हमारी कश्मीरियत की निशानी है। हमारी इज्जत है, हमारी बच्चियां, उसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इस रोल मॉडल के साथ छेड़खानी या और भी कोई, मैं समझता हूं कोई आम सी लड़की भी उसके साथ भी अगर इस तरीके की हरकत की जाए, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और जिस आदमी ने ज़ायरा वसीम के साथ हरकत की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत गलत हुआ और हम तो पार्टी की तरफ से भी डिमांड करेंगे कि ये जो इस तरह के मसले जो हैं, अगर एयरपोर्ट
जहाज़ में बैठने के बाद भी एक पैसेंजर जो है वो सेफ नहीं है, वो औरत, वो बेटी, वो माँ, वो सेफ नहीं है, उसके साथ इस तरह की हरकतें की जाएं, तो इसका सबसे पहले जवाबदेह वो होगा जो एयरलाइंस है, उनको आइडेंटिफाई करके किस रूम में बंदा बैठा था, उसका नाम क्या है और उसके खिलाफ एक्शन करना चाहिए। और आतिशज़दगी के सबब रिहायशी इलाकों में हो रहे नुकसानात को लेकर श्रीनगर में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों ने इसे लेकर आज पुरजोर एहतजाज किया। इनका कहना है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर में ज़ाब्तों और गाइडलाइंस की पाबंदी नहीं की जा रही है। लोगों ने इस बेज़ाब्तगी के लिए श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जिम्मेदार ठहराया है। वाज़ेह हो कि 2 दिन कबल मेहताब बाग में लगी आग से रिहायशी इलाकों में भी तबाही मच गई थी। इसी तरह गुज़िश्ता रात कोकर बाजार में लगी आग से भी काफी नुकसान हुआ था। ये हम इसलिए कर रहे हैं, जो हम रहते हैं कुकर बाजार में, वो एफएम कुकर बाजार, मगर यहाँ बार बार ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। ये फॉर द लास्ट 3 to 4 ईयर्स कंटिन्यूसली हो रहे हैं। 10वीं दफा है, 10th टाइम आज फिर से उसी जगह ऑन स्पॉट आग लगाई गई। फिर आग लगा के उसको बिल्डिंग को डिसमेंटल करके इलीगल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, जिसमें म्युनिसिपैलिटी कोई एक्शन नहीं लेती है, कंसर्न पुलिस स्टेशन कोई एक्शन नहीं लेता है। सफर हम करते हैं। अगर आपको यकीन है ना, आप 2 मिनट अंदर आके देखो, हमारी सारी जो है ना ड्रेनेज वो ब्लॉक है। सूर्य पिशाब से सड़कन पे तथुन एक्शन निवान म्युनिसिपैलिटी वल करप्ट यूता क्या करप्शन से ते वुनि में। और उधर गांदरबल जिले के कांगन में स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के आरजी मुलाजमीन की हड़ताल अभी भी जारी है। मुलाजमीन मुस्तकिल नौकरी का मुतालबा कर रहे हैं और इस मांग को लेकर गुज़िश्ता 2 महीने से वो हड़ताल पर हैं। यौमिया मजदूरी पर काम करने वाले इन मुलाजमीन के सामने फाका कशी की नौबत आन पड़ी है। महकमे की जानिब से तवज्जो न मिलती देख बाज मुलाजमीन भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। बावजूद इसके किसी के पास इनका हाल जानने की फुर्सत नहीं है। मुलाजमीन ने मुतालबात पूरा न किए जाने की सूरत में रास्ता ब्लॉक करने की धमकी दी है। 22 साल से हम डेली वेज है। पीडीसी मैनेजमेंट टास्क से मस नहीं हो रही है और ना कोई आला अफसरान आज तक हमारे पास आया है। हमारी इस स्ट्राइक को आज 15 डेज हो गए। जो हैंगर स्ट्राइक हमने लिया 24 डेज हो गए उसको। अभी तक आला हुकाम या पीडीसी के कोई भी अफसरान टास्क से मस नहीं हो रहे हैं। अगर यही रहा तो अगला जो हमारा लाया अमल है 40 घंटे के लिए लेंगे और हर जगह पे रोड ब्लॉक करेंगे और ये प्रोग्राम तेज तरीन करेंगे, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे जमा हुए। बिजली महकमे की लापरवाही के सबब तराल में वाक़े हॉस्पिटल रोड पर रहने वाले लोग खतरात से घिरे हुए हैं। यहाँ बिजली के तार इतने नीचे हैं कि कोई भी इसकी जद में आ सकता है। नंगे तार हर वक्त किसी बड़े हादसे को दावत देते रहते हैं। आज सुबह उस वक्त एक बड़ा हादसा होते होते रह गया जब नमाजी फज्र की नमाज के बाद मस्जिद से लौट रहे थे। इलाके के लोग काफी दिनों से अलहदा ट्रांसफार्मर लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि एक ट्रांसफार्मर से पीडीडी महकमा शहरी और सीआरपीएफ कैंप दोनों को बिजली मुहैया कराता है। वहीं सोपोर की गौसिया कॉलोनी की तस्वीर भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। लोग पीडीटी महकमे की लापरवाही से नाराज हैं। बिजली को पोल जमीन पर गिरा पड़ा है लेकिन उसे हटाने वाला कोई नहीं है। नाराज खवातीन अपने बच्चों के साथ सड़क पर उतर आईं और महकमे के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सोपोर श्रीनगर हाईवे को 1 घंटे तक ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि शिकायत के बावजूद मजबूत पोल नहीं लगाए जा रहे हैं। और जहेज की लानत वादी कश्मीर में भी पैर पसारने लगी है। गरीब फैमिली इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं, लेकिन अब जहेज के नाम पर तशद्दुद के वाकयात भी सामने आने लगे हैं। बारामूला में एक खातून पर महज इसलिए तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया क्योंकि वो अपने साथ जहेज नहीं लाई थी। अपने वालिद के घर पर रह रही मुतासरा खातून का इल्जाम है कि शौहर और उसके घर वालों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और जहेज न लाने की सूरत में तलाक की धमकी दे रहे हैं। अब अगर आप हमने पहले
तो क्या वन मतलब बहुत वन मतलब मे जायदाद पत सिर्फ मंगान जायदाद वन अम गरीब मल कित क्या वनस बह नक मतलब सारे पता पत अगर मे मोल ओतर खोत नजर दिन तथ पे तमिस आव हमल कर तमिस आय श्राक लगान तमिस आव मतलब वारिया कह हिसाब कर मे अकिस नश सर खतर यह गलत यह बहुत वन यह गो हाल अकिस कोर गरीब कोर मलिस पे यह कर बहुत पगह क्या वुचान बेकिस कोर मलिस पे यह बहुत वन वनकस दपान मे सिर्फ इंसाफ बहुत फेरान सारसी मे त्रो वारियाहन पे पन यह मसल मगर कहें कह करान सिर्फ वन मे दियो तुम इंसाफ यह अमे खतर गरीब कोर करान खानदर अमे खतर कोर मतलब कड़ान नबर कि इन ग टार्चर कर मार पीट कर दहेज मांगुन जायदाद मांगुन अमे खतर। जी सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है हमारे समाज में आजकल जो लड़कियों के साथ हो रहा है, मैं ये दबाना नहीं चाह रहा था, इसीलिए मैंने आप सबको बुलवाया यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि आप देखो लड़कियों के साथ हो क्या रहा है। कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। यहाँ से आजकल हमारे गवर्नमेंट में नया निकला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देखो इसको इतना इन्होंने अब किया हुआ है कि सब इसके अबाउट बातें कर रहे हैं, बट कोई इसके अबाउट गौर नहीं कर रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है क्या। एक्चुअली यही है जो इसके साथ ये हो रहा है, यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कि इस बेटी को जब इंसाफ मिलेगा तब जाके हमारे कश्मीर में जितनी भी बेटियां हैं उनको इंसाफ मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो इस लड़के ने किया, मेरी बहन के साथ जो किया, मैं चाहता हूं उसको इंसाफ मिले। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। उधमपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इनमें से 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। ये सारे लोग शादी की तकरीब से वापस लौट रहे थे। मनतलाई से कुंड वापस लौट रही इनकी बस सरोरी गांव के पास हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा था कि तारीकी और तवाजुन बिगड़ने के सबब बस गहरी खाई में गिर गई। चेनानी सब डिवीजन में हुए हादसे की खबर मिलने के बाद उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तमाम तिब्बी सहूलियात का पहले से ही इंतजाम कर दिया गया था। जिला अस्पताल में 12 जख्मियों को दाखिल किया गया। हेड और मल्टीपल इंजरी के सबब शदीद तौर पर जख्मी हुए लोगों को किया गया। हमें चेन्नई से इन्फॉर्मेशन आई कि 12 पेशेंट वो हमारे पास रेफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद ही 12 पेशेंट हमारे पास आए। उनमें से एक ब्रॉड डेड यानी कि मृत लाया गया। बाकी सारे पेशेंट को हमने फौरी इलाज करने के बाद अस्पताल में रखा और उनमें से 4 पेशेंट जो थे वो हेड इंजरी और मल्टीपल ट्रामा के थे, जिनको हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया। अभी तक कितने डेड हुए हैं? इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 5-6 लोगों की मृत्यु ऑन स्पॉट हो गई थी और एक जे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आके हुई है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू के गांधीनगर के खवातीन कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र ने 12 रोजा इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह रियासती वजीर तालीम प्रिया सेठी ने किया। वाज़े हो कि 12 रोजा इस यूथ प्रोग्राम में तमिलनाडु के तलबा का एक ग्रुप जम्मू के तलबा के साथ तबादला ख्याल करेगा। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा को मुल्क के अलग अलग रियासतों की सकाफत से रूबरू करवाना रहा। और खराब मौसम के दरमियान जम्मू में 63वें कौमी स्कूल खेलों का आगाज हुआ। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक्किद नेशनल स्कूल गेम के मुकाबले एमए स्टेडियम और स्पोर्ट स्टेडियम में खेले जाएंगे। चैंपियनशिप में मुल्क भर की तकरीबन 20 टीमें मुख्तलिफ इवेंट में शिरकत करेंगी। अंडर 70s के फुटबॉल मुकाबले 11 से 15 दिसंबर के दरमियान खेले जाएंगे, जबकि अंडर 17 और 19 कैटेगरी के वुशु मुकाबले 19 से 23 दिसंबर के दरमियान होंगे। इफ्तिताही तकरीब में नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह, स्टेट स्पोर्ट मिनिस्टर सुनील शर्मा और फेडरेशन के आला अफसरान भी मौजूद थे। जी, कितना फायदा होगा इस तरह की टूर्नामेंट से? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को इससे विशेष फायदा हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण हमारे जम्मू कश्मीर में है, आज के नौजवानों में ड्रग एडिक्शन या पाक प्रायोजित पाक स्पॉन्सर्ड जो यहाँ पे जो गतिविधियाँ चल रही हैं, उससे
ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं ये तो एक करैक्टर बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग का काम करती हैं। मुझे लगता है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा और विशेषकर जो बाहर के बच्चे आए हैं वो जब जम्मू कश्मीर के वातावरण में खेलेंगे, यहाँ के बच्चे भी उनके साथ मिलके खेलेंगे, तो एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बन के हमारे जम्मू कश्मीर को इसका बहुत लाभ होगा। और जम्मू में कई महीनों से एहतजाज पर बैठे मुआहदे पर तकर्रुर लेक्चरर्स को 301 दिन हो चुके हैं और बारिश में उन्होंने एहतजाज को जारी रखते हुए पक्का करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की और कहा कि इतने दिन होने के बाद भी हुकूमत हमारे मुतालबात को पूरा नहीं कर रही है। साथ ही हुकूमत पर अनदेखी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो ये एहतजाज जारी रखेंगे। साथ ही मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात को लेकर वजीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात का मुतालबा भी किया। आज हम लोगों को 301 दिन हो गए और ये मानो कि पूरा साल हो गया और अभी तक हमारे साथ गवर्नमेंट ने झूठ पे झूठ ही जो झूठे हैं वो आश्वासन किए हैं। वेरी शेमफुल एंड वेरी स्ट्रेंज टू से कि वन साइड स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड वेरियस स्कीम्स फॉर द चाइल्ड लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाडली बेटी, और दूसरी तरफ हमारी एग्जांपल लीजिए कि 301 दिन से हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं और अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी नुमाइंदा जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। हम भी तो इसी स्टेट के लोग हैं ना, हमारा क्या कसूर है। मैं महबूबा मैम से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने पिछले दिनों कश्मीर में स्टोन पेल्टर्स को आपने गवर्नमेंट जॉब्स के ऑर्डर दिए हैं, क्या आपने उनकी क्वालिफिकेशन पूछी? और हम वी आर ऑल एजुकेटेड लोग और हमें इतनी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस स्टेट के लोग हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैम, प्लीज थोड़े दिनों के अंदर हमें आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाएगा, आप जितनी भी इसकी जिम्मेवारी होगी मैम ये आप पे होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और जम्मू में आज हिंद बलोच फोरम की जानिब से एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में बलूचिस्तान के अवाम पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से की जा रही गैर अखलाकी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की मजम्मत की गई। प्रोग्राम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबराह इंद्रेश कुमार ने भी शिरकत की। हमारे नुमाइंदे राजन वैद से बात करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान अगर चीन के चुंगल से नहीं निकलता तो उसके दसियों टुकड़े हो जाएंगे। आज हिंद बलोच फोरम की ओर से जम्मू में एक सेमिनार आयोजित किया गया है। इस पे चर्चा हुई कि पाकिस्तान किस तरह से बलोचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म ढाता है। इस पे बात करने के लिए इंद्रेश कुमार जी हैं। इंद्रेश जी, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से जुल्म ढाया जाता है बलोचिस्तान के लोगों की तरफ, किन शब्दों में निंदा करेंगे? ऐसा है कि सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने की बजाय विभाजन मिला और उस विभाजन में से पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के अंदर आज सच्ची हालत ये है कि बलूचिस्तान उसने कभी पाकिस्तान ज्वाइन ही नहीं किया जी। वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है जी। दूसरा, पख्तूनिस्तान उसने भी अभी तक पाकिस्तान ज्वाइन नहीं किया है, वो भी आज़ादी चाहता है। तीसरा, जयो सिंध, उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती तो की परंतु आज भी उनकी मूवमेंट सिंध एक अलग देश बने, पाकिस्तान से अलग हो, ये उनका आंदोलन आज भी जियो सिंध के रूप में चल रहा है। सर, आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर, इसने भी 70 साल में जो पंडित नेहरू की गलती का और दुष्परिणाम है कि वो अगर यूएनओ में जाकर एक तरफा युद्ध विराम नहीं करते तो जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं होता। सर, आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को इस बात को उठाना चाहिए ताकि जो पाकिस्तान की जो जिस तरह से बर्बरता देखने को मिली है उसमें पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाए? और इसलिए गुलाम कश्मीर ने भी आज तक पाकिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान ने भी नहीं किया। जो हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान बनाने के लिए गए थे
जब पाकिस्तान में सिटीजनशिप का प्रश्न आया तो उन्होंने जितने हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से मुसलमान गए थे उनको पाकिस्तान की नागरिकता देने की बजाय उन सबको रिफ्यूजी करार कर दिया। वो आज वहाँ महाजिर यानी शरणार्थी कहलाते हैं। और ये सब रिवोल्ट किए हुए हैं। टोटल पॉपुलेशन मोर देन 45% है और लैंड 62% से अधिक है, जो पाकिस्तान जिनको कुचल रहा है। सर पीओके जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है। 2 लाख लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया है। पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों का, मुसलमानों ने मुसलमानों का। 7 लाख उजड़े हुए लोग हैं। और इसलिए आज एक समय आ गया है कि पाकिस्तान या तो भारत द्वेष छोड़े और नहीं तो चीन उसको खा जाएगा। उसने 40,000 से अधिक फौजी विकास और सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान में बिठा दिए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह से और पाकिस्तान ने भारत द्वेष नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान 7-8 हिस्सों में टूटकर बिखर जाएगा। तो आपको लगता है सर जो जिस तरह के बयानात आए कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ के एनसी पैटर्न ने दिए, आपको लगता है ऐसे बयान से बचना चाहिए क्योंकि वो 94 का जो रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का उसके मुताबिक जो है पीओके अभिन्न हिस्सा है भारत का? आपने ठीक कहा। 2017 में देश के कुछ बड़े नेताओं ने देश के साथ गद्दारी करने जैसा काम किया है। फारूक का ये बोलना पीओके पाकिस्तान का है, फारूक का ये कहना इससे सिद्ध होता है कि उसने संसद में पारित प्रस्ताव 22 फरवरी 1994 के धोखा किया है। इसलिए उसने संसद का और डेमोक्रेसी का अपमान करके अपने आप को बता दिया है वो हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी है। सवाल ये है कि जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया जाता है प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस लीडर की तरफ से, क्या आप इसे सही मानते हैं? ऐसा है, कांग्रेस ने 1947 में देश को आज़ादी नहीं दिलवाई, विभाजन दिलवाया। इंदिरा गांधी ने देश की डेमोक्रेसी का मर्डर करने के लिए इमरजेंसी लाई। शायद उनको आदत हो गई है जाति के नाम पर भड़काओ, मजहब के नाम पर तोड़ो, अच्छा कर नहीं सकते तो गाली गलौज करो। भगवान से कहूँगा कोई या तो उनको सद्बुद्धि आए और इफ़ दे कांट क्रिएट पीस, लव एंड ब्रदरहुडनेस इन द नेशन, दे कांट लव भारत एंड भारतीय। तो उनको इजाज़त हिंदुस्तान दे सकता है, वो दुनिया में कहीं भी जाकर बस सकता है। तो ये थे इनवेश कुमार जी, जिनका ये कहना है कि जो भारत की अखंडता को जो भी तोड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जिस तरह के बयान अगर भारत विरोधी बयान होते हैं उसका संज्ञान लेना चाहिए हुकूमत को। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और पुंछ की मेंढर तहसील के गांव भेरा में 2 ग्रुप में हुई मारपीट में 16 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को मेंढर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 6 की हालत नाजुक होने की वजह से जिला अस्पताल राजौरी रेफर किया गया। आपको बता दें कि वारदात इतवार दोपहर को उस वक्त हुई जब खानदानी तनाजे के निपटारे को लेकर बिरादरी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दोनों ग्रुप के बीच कहासुनी हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसमें एक ग्रुप के 7 और दूसरे ग्रुप के 9 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें ज्यादातर खवातीन हैं। पुलिस ने मामला छानबीन शुरू कर दी है और झगड़े की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। अभी कोई 2 घंटे पहले यहाँ भेरा में 2 ग्रुप के बीच में क्लैश हुआ जिसमें 16 आदमी जख्मी हुए। एक ग्रुप के 9 लोग हैं और दूसरे के 7 हैं। इनमें से 4 लोग जो हैं वो सीरियस हैं, उनको हम रेफर कर रहे हैं आगे। और पुंछ के बीआरओ इंजीनियर पीके सिंह ने मंडी तहसील के लोरेन इलाके का दौरा किया। उनके साथ कई आला अफसरान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोरेन इलाके में कश्मीर के तनमर्ग को जोड़ने के लिए बनाई जा रही सड़क का जायजा लेने के लिए यह दौरा किया गया था। इंजीनियर ने काम पर इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा कि अगर इसी तरह काम होता रहा तो 2022 तक इस पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस सड़क का इफ्तिताह वजीर आला ने किया और 42 किलोमीटर लंबी इस सड़क की तामीर से लोगों की दुश्वारियां तो कम होंगी, साथ में कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। अभी लॉरेंस से ये जाके गुलमर्ग निकलेगी सड़क और
कोशिश यही है कि ये फंडिंग इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये BADP के तहत बन रही है। और हमारे जो पुराने CM साहब थे, मुफ्ती साहब ने इसका शिलान्यास किया था, इसकी नींव का पत्थर रखा था। और अभी जो CM साहिबा हैं उनकी भी बहुत इच्छा है कि इस रोड को जितने जल्दी से जल्दी हो सके बनाया जाए। उसी साहब ने कहा हमसे कि कुछ इन्हें मशीनरी चाहिए, तो मैं वापस जाके जो भी उन्होंने बताया है मशीनरी वगैरह दूंगा। और वैसे तो 2022 तक बननी है ये सड़क। आप देख रहे हैं पीछे पूरा स्नो कवर्ड है, तो काम करने का समय भी कम मिलता है। तो 6-7 महीने जो हमें मिलते हैं उसमें हमको जितनी ज़्यादा मशीनरी हो सकती है उतनी लगा के इसको कोशिश रहेगी 2022, बट अब देखिए कब तक बनती है। यहाँ वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। नौगाम के सुंबल में महकमे आबपाशी के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि महकमे ने 37 बरसों से मकामी लोगों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हम हमारी जमीन वापस चाहते हैं। मकामी लोगों का मुतालबा है कि हम इस जमीन पर स्कूल बनाना चाहते हैं और हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि जमीन खाली कराने में हमारी मदद करें। जमीन खाली कराने को लेकर एहतजाजियों ने सुंबल रोड को ब्लॉक कर दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार फिरदौस ने लोगों को जमीन खाली कराने का भरोसा दिलाया। और जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने पहले ही इसके इम्कानात जाहिर कर दिए थे कि 11 से 15 दिसंबर तक मौसम खराब रहने के पेश नजर लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। नेशनल हाईवे को बंद नहीं किया गया, लेकिन बारिश तेज हुई तो हाईवे को कुछ देर के लिए बंद किया जा सकता है। वहीं मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद कर दी गई। बारिश होने से किसानों के चेहरों पर भी रौनक दिखने लगी। रिमझिम बारिश, बर्फ की आमद। अब मौसम ने धीरे धीरे अपनी चाल बदलना शुरू कर दी है। दर्जा हरारत ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ठंड का एहसास होना वाजिब है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद बारिश की रिमझिम फुहारों ने दस्तक दे दी है। पीर की सुबह लोगों ने बारिश का लुत्फ उठाया। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुसलसल जारी है। 4 महीनों का सब्र आज खत्म होता दिख रहा है। बारिश के इंतजार में बैठे किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। खुश्क जमीन की प्यास बारिश ने बुझा दी है। जहां एक और बारिश के लोग मजे ले रहे हैं, तो वहीं ठिठुरन में भी इजाफा हुआ है। बारिश का तो अपना ही मजा है और सर्दी का भी एहसास हो गया है। अब मोटी जैकेटें हमने निकाल ली हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ठंडा ठंडा मौसम, पहले तो उससे बीमारियां लगती थी, मगर अब थोड़ा सा बीमारियां खत्म हो जाएंगी और बारिश का मजा लेंगे, सर्दी का मजा लेंगे। बारिश पड़ेगी तो तभी बर्फबारी भी होगी। आज थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है क्योंकि बारिश का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये पहले सूखी ठंड पड़ रही थी, इसकी वजह से लोग काफी बीमार हो रहे थे, बीमारियां हो रही थी, कईयों को बुखार हो रहा था, गला खराब हो रहा था, ये हो रहा था। इसलिए बारिश का होना बहुत जरूरी था। खासकर ये फसलों के लिए भी बारिश का होना जरूरी, क्योंकि किसान लोग भी ये इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो तो अपनी खेत की जुताई करें और फसल वगैरह लगाएं। तो इससे मुझे लगता है कि बारिश का होना बिल्कुल ठीक है। एक और बारिश की ठंडी फुहारें, दूसरी ओर ठंड में जमीन ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है। जहां तक नजर दौड़ाई जाए सिर्फ सफेद चादर ही नजर आती है। जम्मू हो या कश्मीर, यहाँ पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिर रही है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और मुगल रोड को बंद कर दिया गया है।
महकमा ट्रैफिक का मानना है कि बारिश तेज होगी तो फिसलन बढ़ेगी और हादसात होने का खदशा भी बढ़ेगा। लोगों ने सयाही मकामों पर हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाया। लोगों का मानना है कि कश्मीर का मतलब बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए जन्नत है। सोनमर्ग में खूब बर्फबारी हो रही है, नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। बस अभी खूब बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी गिरना तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके आबी वसाइल भी बहुत हो जाते हैं और कश्मीर तो पहचाना जाता है बर्फबारी से। और यहाँ पे अगर गुलमर्ग की तरह 12 महीने सोनमर्ग भी खुला रहेगा। यहाँ पे एक जड़मो टनल बन रहा है, अगर उसका काम जल्द से जल्द हो जाए तो सोनमर्ग भी गुलमर्ग की तरह 12 महीने रहेंगे। हम बहुत अच्छा है ये जो बर्फ गिरना कश्मीर के लिए बहुत ही अच्छा। बहुत खुश हुए हम ये बर्फ देखकर क्योंकि आज बड़े मुद्दत के बाद बर्फ पड़ा है यहाँ पे। पूरा खुशहाली था इस साल, तो आज हम बहुत खुश हुए यहाँ पे बर्फ शुरू हुआ है। महकमा मौसमियात ने पहले ही बर्फबारी और बारिश को लेकर 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का अलर्ट जारी किया था। बारिश ने दस्तक दे दी है, बर्फ की आमद हो चुकी है। लोगों को उम्मीदें हैं कि सूखी ठंड से होने वाली बीमारियां अब बारिश के बाद खत्म हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और जम्मू कश्मीर में मैदानी इलाकों में बारिश सर्दी को बढ़ा रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का जोर है। कुलगाम में भी साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली। कुलगाम में हो रही बर्फबारी के चलते लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि सेब की फसल के लिए बर्फबारी फायदेमंद है। मकामी लोगों का कहना है कि इस मौसम में बर्फबारी होने से हमारे सेब की फसल में इजाफा होता है। बर्फबारी और बारिश ने ठंड की शिद्दत को तो बढ़ाए ही, साथ ही लोगों के चेहरे भी इसकी वजह से खिल उठे हैं। और कश्मीर वादी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वादी के जुनूबी कश्मीर के सरहदी इलाके ताजा बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। पीओके के 3 तरफ से घिरे हुए गुरेज में सुबह करीब 1 फीट बर्फबारी हुई। एसडीएम गुरेज के मुताबिक नीरू और गुरेज में एलओसी के पास दीगर इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। राजदान बाईपास जो कि गुरेज को बांदीपोरा से जोड़ने का काम करता है, वहां भी 6 इंच बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में हो रही सीजन की पहली बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का मानना है कि अगर ऐसी एक बारिश और हुई तो बम्पर फसल होने की उम्मीद है। कंडी इलाके के ज्यादातर किसान बारिश पर ही मुनहसिर रहते हैं। वक्त पर बारिश होने से बिजाई भी वक्त पर आती है, जिससे फसल अच्छी होने की उम्मीद होती है। वहीं सांबा के किसानों ने इस बारिश का खुलकर खैर मकदम किया है। किसानों का कहना है कि सभी लोगों ने बिजाई के लिए बीज और खाद पहले से ही तैयार रखा है और वो लोग बारिश के इंतजार में थे। किसानों का मानना है कि हमारे लिए ये बारिश रहमत बनकर आई है। और कठुआ के नगरी इलाके में जिला अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया। एक मरीज के रिश्तेदार ने अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट और ड्रेसर के साथ मारपीट के वाकये से नाराज जिला अस्पताल के तमाम स्टाफ हड़ताल पर चले गए। मुलाजमीन और अस्पताल इंतजामिया ने मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई और तहफ्फुज फराहम करने का मुतालबा किया है। इरादे मजबूत, हौसले बुलंद, खुद एतमादी और यकीन मुहकम हो तो कोई चीज नामुमकिन नहीं। श्रीनगर में चल रही बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही टीमें इस चीज को सही साबित कर रही हैं। ये चैंपियनशिप माजूर खिलाड़ियों के लिए मुनक्किद की गई है, जिसमें खिलाड़ी व्हीलचेयर पर बैठकर बास्केटबॉल कर स्कोर कर रही हैं। कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शायर के ये कलाम पंख लगाते हैं हौसलों को, ख्वाहिशों को, और कहते हैं कि अगर ख्वाहिशात आसमान की हों तो जमीन भी छोटी लगने लगती है और नामुमकिन चीजें भी मुमकिन होने का ख्वाब देखती हैं। बस हौसलों को बुलंद करने की देर है और इरादों को मजबूत। फिर न राह का पत्थर आपको रोक सकता है और ना ही आपकी माजूरी आपकी कामयाबी में रुकावट पैदा कर सकती है। और इसका जीता जागता नमूना पेश किया है श्रीनगर की इस बास्केटबॉल टीम ने। ये जिस्मानी तौर पर माजूर जरूर हैं, लेकिन इनके हौसलों के आगे कामयाबी हाथ फैलाए खड़ी है। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में इस बार खवातीन व्हीलचेयर बास्केटबॉल का आगाज हुआ और इसमें वो खिलाड़ी हिस्सा लेंगी जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं।
हाल ही में नेशनल खेला है, हैदराबाद गए थे हम खेलने। एक्चुअली हम वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी से हैं, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है। जब उन्होंने बोला कि आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, आई वाज सरप्राइज, क्या मैं सच में खेल सकती हूँ? तो उसके बाद उन्होंने मुझे बॉल हाथ में दिया, हमारी कोच नसरीन ने मुझे सिखाया, और खासकर स्पेशली मुझे बॉयज़ टीम ने सिखाया कि व्हील चेयर बास्केटबॉल होता क्या है। और उसके बाद हम हैदराबाद गए। हैदराबाद में हमें एक ट्रायल मैच दिया गया, जहाँ पे फिर हमें नेशनल टीम्स में लिया गया। और कश्मीर का वुमेन्स टीम फुल नहीं था, इसलिए वहाँ एक टीम बना रेस्ट ऑफ इंडिया, उसमें मैंने क्वालिफाई किया और एक मैच जीता हमने 2 लास्ट के। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरा बस 1 वीक का प्रिपरेशन था, लेकिन मैंने नेशनल खेले। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगती है। माजूर होते हुए भी बास्केटबॉल खेलने के बारे में सोचना किसी जुनून से कम नहीं है। श्रीनगर का इंडोर स्टेडियम गवाह है इन खिलाड़ियों के हौसलों का। लोगों की आंखें यकीन करने को मजबूर हैं कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये इरादों की बात है, वो भी बुलंद इरादों की। यहाँ सब मुमकिन है, बस इनके हौसलों को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया और हुकूमत के साथ की जरूरत है। खिलाड़ियों की कोच नसरीना का मुतालबा है कि बच्चियों को खेलने के लिए मैदान मुहैया कराया जाए। इस मौके पर एमएलए खुर्शीद आलम ने स्टेडियम में पहुंचकर खिलाड़ियों को एजाज से भी नवाजा। इनको कोचिंग दे रही हूँ 4 साल से, और हमारी टीम ने 3 बार रिप्रेजेंट किया है नेशनल, कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे डिसेबल है, मतलब स्पेशली एबल्ड पर्सन्स है, उनके लिए आप रैंप्स बनाइए, स्पोर्ट्स में अलग कैटेगरीज बनाइए। इसे कहते हैं जुनून, और जुनून से बनती है हौसलों की दीवार, और इस दीवार से तामीर होता है कामयाबी की आलीशान इमारत, जो इन खवातीन खिलाड़ियों ने करके दिखाया है। हुकूमत और इंतजामिया इनके जज्बे को बरकरार रखने में इनकी मदद करे, ताकि इनकी तरह इनके हौसले कभी मासूर न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और बुलेटिन के इख्तिताम पर देखते हैं ये अहम रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर रवायतों का गहवारा है। तहजीब और सकाफत का अहाता करने वाली चीजों का दायरा यहाँ बहुत वसी है। पत्थर साजी और बर्तन साजी इसका एक अहम जुज है। इमारत, मस्जिद, मकबरे, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहाँ पत्थर साजों का हुनर दिखाई देता है। मशीनों के दौर में भी इनकी अहमियत बाकी है। मिट्टी से बने बर्तन भी कश्मीरी रिवायत का एक अहम हिस्सा है, लेकिन बदलते दौर में बर्तन साज कसमपुरसी, चश्मपोशी का शिकार हो चुके हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। पत्थरों के खांचे तैयार करते लोग अब कम ही दिखाई देते हैं। गिरानी के सबब आम लोग ऐसी इमारतों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिनके फर्श ग्रेनाइट और छतें संगमरमर की हो। कश्मीर में इमारतों की तामीर में पत्थरों के इस्तेमाल की पुरानी रवायत रही है। वादी में सरकारी और निजी मिल्कियत वाली ऐसी कई इमारतें हैं जिनमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अवंतीपोरा की कदीम इमारत और श्रीनगर की पत्थर मस्जिद इसकी जिंदा और जावेद मिसाल है। पत्थरों से बनने वाले स्ट्रक्चर की अपनी खुसूसियात है। मौसमों का इन पर असर नहीं होता। ये जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही मजबूत भी। 5-6 दहाई कबल तक वादी में इमारतों की तामीर में पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सीमेंट की ईंट के सबब इनके इस्तेमाल में अब कमी आने लगी है। पत्थरों का इस्तेमाल अब महज बुनियाद और इमारत की खूबसूरती के लिए ही किया जाता है। इस तरह के पत्थर कश्मीर में कसीर मिक़दार में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें शेप देना आसान नहीं है। ये काम मशीनें नहीं कर सकती, इन्हें हाथों से ही शेप दिया जा सकता है। यही वजह है कि पत्थर साजों की अहमियत आज भी कायम है। ये जरूर है कि इसका खर्च समाज के अमीर और कबीर लोग ही बर्दाश्त कर पाते हैं। इस पेशे से हजारों अफराद वाबस्ता हैं। इनके बनाए सांचे मुख्तलिफ तरह की इमारतों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो तथ आव मशीन सिस्टम तो तथ मज गई कमी, तो मगर ये ग्रेट नीम काजू वट मतलब मन सह मामूली आइटम तथ वन ٲल वखल पन्ने मज यथ मज तम ٲल चीन दाल वाल तम चीज वन ब्या सर्म खतर सह कारा कुली हिश
तिम आइटम सारी बनाने। डाइनिंग रूम से ड्राइंग रूम तक मिट्टी से बने बर्तन भी कश्मीरी कल्चर का अहम हिस्सा हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने का रवाज अभी भी वादी में कायम है। कुम्हार आज भी इसे बनाते हैं। मज़ाफाती इलाकों के साथ साथ कस्बों और शहरों में कहवे और दीगर मशरूबात के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। बदलते वक्त में लोगों के ज़ौक़ और शौक में तब्दीली आ गई है। मामूलात जिंदगी की चीजें नवादरात में शामिल हो चुकी हैं। मिट्टी के बर्तन भी अब ड्राइंग रूम के शोकेस में सजाने की चीज बनकर रह गए हैं।